नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। कोरोना ने पूरे देश को चिंता में डाल रखा है। रोजाना मरने वालों का आंकड़ा 4000 के करीब पहुंच गया है। हालात बिगड़ रहे हैं। सुधार कब होगा, इस पर सबके अपने अपने दावे हैं। यह बड़ा कंफ्यूजन इसलिए भी बन रहा है क्योंकि कोई एजेंसी कुछ कह रही है तो कोई एजेंसी कुछ कह रही है। अभी कह दिया गया कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। आज कह दिया गया कि अगर चौकस रहेंगे तो जरूरी नहीं कि यह लहर सब जगह आए। कोई सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। यह लहर कब आएगी, कितनी तैयारी करने की जरूरत है, किस तरह का नुकसान हो सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बच्चों के लिए ज्यादा घातक हो सकती है। इसी बीच देश में कोरोना से संक्रमित कई मरीज ठीक होने के बाद एक नई परेशानी से जूझ रहे हैं। इस बारे में कई खबरें आई है। इस परेशानी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। इसमें मरीज की आंख खराब हो जाती है और उसे निकालने तक की नौबत आ सकती है। गुजरात के सूरत में 15 दिन में ब्लैक फंगस के 40 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से 8 मरीज की आंखें निकालनी पड़ी है। दिल्ली के अस्पतालों में भी इस तरह के कई मामले देखे गए हैं। देश के कुछ अन्य शहरों में भी इसके मरीज मिल रहे हैं। हम यहाँ पर जानकारी डराने के लिए शेयर नहीं कर रहे हैं। जागरूकता जरूरी है। डर को केवल जानकारी ही दूर कर सकती है, इसीलिए सही जानकारी होनी जरूरी है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। यह नाक और आंख से होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसके केस कोरोना की पहली लहर में भी सामने आए थे, लेकिन वे बहुत कम थे। इस बार कुछ ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना ठीक होने के बाद ये फंगल इन्फेक्शन पहले साइनस में होता है। इसके 2 से 4 दिन बाद ये आंख तक पहुंच जाता है। इसके 24 घंटे के भीतर ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद मरीज आंख में दर्द, सिर दर्द आदि को इग्नोर करता है। यह बड़ी लापरवाही है। यह भारी पड़ सकती है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के ईएनटी सर्जन डॉक्टर मनीष मुंजाल ने मीडिया को बताया है कि दिल्ली में भी म्यूकोरमाइकोसिस के ऐसे 6 मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी लक्षण दिखे सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चिंता की बात है, लेकिन जागरूकता ही हल है। जागरूकता बरतेंगे तो समय पर इलाज मिल सकता है। अनकंट्रोल डायबिटीज, किडनी, हाइपरटेंशन और मोटापे की समस्या से जूझ रहे लोगों को यह बीमारी ज्यादा जल्दी से पकड़ में लेती है। उनको विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। यह डॉक्टरों की सलाह है। अब बात उत्तर प्रदेश के पंचायत नतीजों की करते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के सभी नतीजे आ गए हैं। इन चुनावों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश के लिए पंचायत चुनाव का परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन चुनाव में इस बार सभी पार्टियों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की सूची तक जारी की थी, इसीलिए इनको सीधे पार्टियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इनको पहले भी देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने कैंडिडेट, समर्थित कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा ही जोर लगाया था। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की कुल 3050 सीटों पर चुनाव हुआ। इनमें 1081 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत दर्ज हुई है। 851 सीटों पर समाजवादी पार्टी के समर्थन वाले उम्मीदवार जीते। बीजेपी के समर्थन वाले 618 उम्मीदवारों की जीत हुई है। वहीं बीएसपी के समर्थन वाले 320 लोगों ने चुनाव को जीता है। अपना दल के 47 और आरएलडी के समर्थन वाले 68 उम्मीदवार चुनाव में जीते हैं। 65 सीटें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भी मिल गई है। उनको भी कामयाबी मिली है। अगर मोटी मोटी बात करें तो समाजवादी पार्टी को बीजेपी से 233 सीटें ज्यादा मिली है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रदेश में बीजेपी समाजवादी पार्टी से हार गई है। इसे बीजेपी के बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव में अक्सर उस पार्टी के समर्थन के लोग जीतते हैं जिनकी सरकार होती है, जिनका मुख्यमंत्री होता है। आपको याद होगा 2015 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी और पंचायत चुनाव में सपा के ही समर्थन वाले उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा जीते थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यह तो पंचायत चुनाव है, इससे आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। यह कमाल की बात है। असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। यहां 3 पॉइंट में समझ लीजिए कि क्या असर पड़ेगा। पहली बात,
इस चुनाव ने अभी से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव मुकाबला खड़ा कर दिया है। सपा का वोटर उत्साह में आएगा और वह मुस्लिम वोटर के साथ गोलबंदी करने की कोशिश करने लगेगा। अभी से समीकरण साधे जाने लगेंगे। पार्टी को जीतता हुआ देख के वोटर बूस्ट होता है, तैयार होता है, रणनीति पार्टी को बनाने का उत्साह बनता है। विपक्ष के लिए माहौल बन गया है, इसीलिए कुछ नए गठबंधन की कोशिश भी हो सकती है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, अवध और मध्य यूपी में बीजेपी को ज्यादा प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। पंचायत चुनाव में यहीं पर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब रही बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर किसान आंदोलन के कारण पहले से ही बीजेपी के खिलाफ माहौल है। वहां पर बीजेपी को नुकसान होना तय माना जा रहा है। तीसरी बात, बीजेपी शहर वालों की पार्टी है, यह एक आम धारणा है, लेकिन बीजेपी को जीत गांव वालों ने ही दिलाई है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस देश में माहौल बदला है और गांव बीजेपी के साथ हुए। अब गांव में ही बीजेपी के खिलाफ माहौल है, यह बड़ी बात है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखकर देखें तो अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। जो लोग गांव के संपर्क में रहते हैं वह ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब पता नहीं बीजेपी इस बात को कितना समझ पा रही है। अंत में आप जान ले कि छोटा राजन की मौत की खबर कहां से आ गई। जब यह खबर बड़ी बड़ी वेबसाइट पर चलने लगी, आज दिन में छोटा राजन की मौत की खबर सभी बड़ी बड़ी वेबसाइट पर चलने लगी, तो एम्स के जनसंपर्क अधिकारी बीएन आचार्य ने छोटा राजन की मौत की खबर से इनकार कर दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि छोटा राजन का एम्स में इलाज चल रहा है और उनकी मौत नहीं हुई है। दरअसल 4:09 पर सरकारी रेडियो ऑल इंडिया ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा गया कि डॉन छोटा राजन की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। छोटा राजन की को कोरोना संक्रमण के कारण 26 अप्रैल को एम्स में भर्ती कराया गया था। उसे 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार कर दिल्ली की तिहाड़ में रखा गया था। वहीं को उसको कोरोना हुआ और उसका एम्स में इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया पर सूचनाओं में जल्दी विश्वसनीयता दांव पर लगा रही है, इस बारे में सोचना जरूरी है। नमस्कार।